80 से 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि आप फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल और थर्ड सेशनल के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जैसा कि मैं यहाँ आज फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, और उसके साथ ही साथ वो किस चैप्टर से पूछा गया, अगर आप उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो 80 से 90% क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आज मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत फर्स्ट सेशनल में जो अभी हाल ही में जो हमारे पेपर हुए थे उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए सेक्शन वाइज 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन 1 के अंतर्गत वह हमारा यह है कि राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। हम सभी जानते हैं कि स्वीटनिंग एजेंट की जब भी बात आती है तो यह एक तरह का एक्सिपिएंट है। जब भी हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तैयार करते हैं, चाहे टैबलेट हो चाहे सिरप हो, तो उसमें मीठापन प्रोवाइड करने का कार्य कौन करता है? स्वीटनिंग एजेंट। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है हमारा डिफरेंशिएट थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। इस दोनों को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक को आप याद रख लीजिए जिसमें कि है थर्मो सेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेट हो जाना, कोई चीज़ सेट हो जा रहा है। यानी कि ऐसा प्लास्टिक, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास कोई प्लास्टिक है, पॉलीमर है, यदि मैं इसको हीट करूं, इसको यदि मैं पिघलाऊं या टेम्परेचर अप्लाई करूं, प्रेशर अप्लाई करूं, चाहे कुछ भी कर लूं, इस प्लास्टिक को एक बार यदि मैं हीट करके, पिघला के, टेम्परेचर देके, प्रेशर देकर भी अप्लाई करूं और अप्लाई करके उसको एक अलग शेप देना चाहूं, एक अलग आकार देना चाहूं, तो मैं नहीं दे सकता। यानी कि दोबारा यह जो प्लास्टिक है अपना साइज क्या करता है? रीगेन नहीं कर पाता, यानी वो सेट हो जाता है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको हम लोग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बेकेलाइट और मेलामाइन। और वहीं हम लोग बात करें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का, तो जस्ट इसके अपोजिट है। वो क्या हो जा रहा है? एक बार सेट हो जा रहा है तो वो दोबारा अपनी शेप, साइज या जैसा भी हम लोग आकार चाहते हैं वैसे आकार में नहीं आ पा रहा है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? उसको हीट देकर, उसको टेम्परेचर देकर, उसको प्रेशर देकर हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस भी आकार में चाहें रिसाइकल करके क्या कर सकते हैं? आकार में लेकर आ सकते हैं, चाहे हीट देकर, चाहे टेम्परेचर देकर, चाहे प्रेशर देकर। यानी यह प्लास्टिक या ये पॉलीमर वो पॉलीमर है जिसमें क्या होता है? वो अपने शेप को, आकार को दोबारा रीगेन कर पाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पॉलीएस्टर, पॉलीइथाइलिन, ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल है। अगला हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशंस। यानी कि वह ग्लास का नाम बताइए। टाइप ऑफ ग्लास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह के ग्लासेस होते हैं, जिसमें बोरोसिलिकेट ग्लासेस, सोडा लाइम ग्लासेस, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेस, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस होते हैं। तो टाइप 1 का जो ग्लास होगा, जो हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशन तैयार करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेरेंटल प्रिपरेशन जैसे कि इंजेक्शन, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, जिसमें कि स्टेरिलाइजेशंस काफ़ी चाहिए होता है, एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए होते हैं, यानी कि उनको काफ़ी हमें सेफ रखना होता है। तो टाइप 1 का जो ग्लास होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, उसका हम लोग यूज़ करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस को सेफली रखने के लिए या फिर उसका पैकेजिंग करने के लिए। अब यदि हम लोग बात करें तो वह है हमारा अगला क्वेश्चन, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर, हम सभी जानते हैं कि हैमर मिल की जब भी बात यहाँ पर आएगी तो हैमर मिल किसके प्रिंसिपल पर बेस है? बेसिकली इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर कोई भी मशीन मूव कर रही है, और यदि उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट हम लोग डालते हैं तो वो उसको क्या करेगी? छोटे छोटे पीसेज में, या फिर यूँ कहें कि वो मूव करता हुआ मशीन उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, डिवाइड करेगा, जिससे कि फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस को हम लोग ईजिली तैयार कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। हम सभी जानते हैं कि आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, और जब भी फार्माकोपिया की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक 9 एडिशन उसके क्या किए जा चुके हैं? जारी किए जा चुके हैं। थर्ड एडिशन जो है हम सभी जानते हैं कि पहला 1955, दूसरा हमारा कब आया था? 1966, और तीसरा कब आया था? 1985। तो थर्ड एडिशन कब आएगा हमारा? 1985। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड।
एड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में सहायता करना। तो सपोज़ हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, उसमें हम लोग स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे, बाइंडिंग एजेंट डालेंगे, उसमें वेटिंग एजेंट डालेंगे, कलरिंग एजेंट डालेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। तो ये हम लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा? इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हमें अपना एक डिजायर्ड क्या मिल सके, टैबलेट मिल सके या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस मिल सके। तो फार्मास्यूटिकल एड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कि या तो कुछ थेरापेटिक वैल्यू या थेरापेटिक इफेक्ट उसका हो सकता है। जैसे कि यदि हम लोग सपोज उसको हमने टैबलेट बनाने के लिए उसके अंदर डाला, एक्सिपिएंट डाला, बाइंडिंग एजेंट डाला, तो हो सकता है कि बाइंडिंग एजेंट का लिटल और नो थेरापेटिक इफेक्ट हो, यानी कुछ थेरापेटिक इफेक्ट दिखाए या ना दिखाए। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है फार्मास्यूटिकल एड्स का, इसमें हम लोगों ने देखा ही बाइंडिंग एजेंट हो, स्वीटनिंग एजेंट हो, चाहे कलरिंग हो, चाहे फ्लेवरिंग हो, चाहे वेटिंग एजेंट हो, इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हमारा स्टोर करने में, मैन्युफैक्चर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में। मैन्युफैक्चर करने में कैसे? सपोज यदि मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, टैबलेट बना रहा हूँ, तो उस दौरान क्या मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हेल्प करेगा? यदि मैं बाइंडिंग एजेंट नहीं डालूंगा तो क्या आपस में ग्रेन्यूल्स जोड़ पाएंगे? आपस में नहीं जोड़ पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें जो टैबलेट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में सहायता करते हैं। इसके साथ ही साथ स्टोरेज में हम सभी जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बाहर कि जो भी टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिजिकली केमिकली डिग्रेड ना हो सके प्रोडक्ट, और इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो, और हमारे जो प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, उसका क्या ना हो सके, डिटोरिएशन या डिकम्पोजिशन ना हो सके। इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि इस तरीके का उसको स्ट्रेंथ, मजबूती दी जाए कि ऐसा ना हो कि यदि हम उसको ले जा रहे हैं तो अचानक से क्या हुआ, वो टूट फूट जाए, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत भी हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट सपोज मान लीजिए उसका यूज़ करते हैं कि ताकि काफ़ी मजबूती से वो क्या कर सके, अंदर के जो भी पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ सके और एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है अपना साइज मेंटेन करके रख सके। तो फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं? बेसिकली यह वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ थेरापेटिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये हमारे स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हम लोग प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तमाम हम लोग एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसके माध्यम से ये बेसिकली हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ और इसके साथ ही साथ फिजिकली और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उससे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को सेफ रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्या, डिफरेंशिएट इवेपोरेशन एंड ड्राइंग। देखिए यहाँ पर दो टर्म आ रहा है, इवेपोरेशन और ड्राइंग। आप इन दोनों ही चीज़ों से भले ही भांति परिचित होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइंग की। सपोज यदि मान लीजिए कि मैंने एक तरफ क्या रख दिया, रेत रख दिया, जो कि कहीं ना कहीं उसमें पहले पानी प्रेजेंट है या पानी उसमें मिलाया हुआ है, तो अब होगा क्या, ड्राइंग में होगा क्या कि पानी जो है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर से गायब हो जाएगा या वेपोराइज हो जाएगा या वो सूख जाएगा। यदि हम लोग उसको खाली स्थान पर धूप के प्रेजेंस में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ड्राई हो जाएगा। यानी ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से क्या किया जाता है, वाटर निकाल दिया जाता है सॉलिड में से। और वहीं यदि हम लोग बात करें इवेपोरेशन का, तो इवेपोरेशन में होगा क्या कि एक जो लिक्विड स्टेट में कोई भी लिक्विड है, चाहे कुछ भी हो सकता है जैसे कि वाटर, तो उसका क्या होगा, वह गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि वाटर क्या होता है, गैस में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग उसको धूप में रखें तो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्या, हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि फार्मेसी की जब भी बात आती है तो एमएल श्रॉफ जो फादर हैं किसके, इंडियन फार्मेसी के, और सबसे पहले फार्मासिस्ट इन्हीं को माना जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कहते हैं, एमएल श्रॉफ, यानी महादेव लाल श्रॉफ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लायोफाइलाइजेशन। लायोफाइलाइजेशन की जब भी बात आती है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर लायोफाइलाइजेशन का मतलब ही यह होता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ख़ास तौर से हम लोग यदि बात करें तो हम लोग वैक्सीन्स बनाते हैं, कई तरह के वैक्सीन्स बनाए जाते हैं, वो लायोफाइलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। उसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा या जो भी सब्सटेंस होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को निकाल देंगे, उसको वाटर को रिमूव कर देंगे, और बचेगा जो
क्या हो जाएगा हमारा, एक क्रिस्टल की तरह, एक बर्फ़ की तरह हो जाएगा। इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बर्फ़ या क्रिस्टल की तरह हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ फ्रीज ड्राइंग मेथड, यानी कि एक सब्सटेंस में से मैंने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया और जो भी मेरे पास बचा उसको मैं सेफली रखूँगा, फ्रीज में रखूँगा, फ्रीज करके रखूँगा, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, फ्रीज ड्राइंग मेथड। और जितने भी तरह के वैक्सीन्स हो गए वो तमाम तरह के वैक्सीन्स किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे लायोफाइलाइजेशन पे। अगला और अंतिम है हुआ हमारा डिफाइन कोर्स पाउडर। हम लोग यदि बात करें तो कोर्स पाउडर हो, चाहे मॉडरेटली कोर्स पाउडर हो या मॉडरेटली फाइन पाउडर हो या माइक्रो फाइन पाउडर हो, फाइन पाउडर हो या वेरी फाइन पाउडर हो या सुपरफिशियल पाउडर हो, तो हम सभी जानते हैं कि एक तरफ सीव नंबर होता है 10 और एक तरफ सीव नंबर क्या होता है हमारा 44। तो जब भी जो पाउडर है वो सीव नंबर 10 से पार करेगा और इसके साथ ही साथ 44 नंबर सीव से क्या होंगे, जो नॉट मोर देन 40% पाउडर पास नहीं होने चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स पाउडर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट सेशनल के अंतर्गत सेक्शन 2 में पूछे गए पहले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज जब भी हम लोग रिड्यूस करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का या रॉ मटेरियल का, तो उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज रिडक्शन आखिर होता क्या, व्हाट इज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो नाम में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है कि एक तरफ मतलब है साइज, यानी साइज को क्या करना, बड़े से छोटा करना या जिस भी साइज में हम लोग चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ रिडक्शन यानी कि रिड्यूस करना, यानी कि मेरे पास कोई बड़ा पार्टिकल है या बड़ा सब्सटेंस है। पार्टिकल क्यों, क्योंकि पार्टिकल में भी हमें नैनो पार्टिकल्स चाहिए होता है, काफ़ी छोटा पार्टिकल्स चाहिए होता है, या फिर मेरे पास ये बड़ा सॉलिड यूनिट मास है तो इसको मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे यूनिट मासेस में, स्मॉलर यूनिट मासेस में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली यहाँ पर साइज रिडक्शन। यहाँ पर यदि हम लोग डेफिनेशन देखें तो रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस कन्वर्ट इन टू स्मॉल यूनिट मासेस नॉन एज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के यदि एग्जांपल की बात करें तो हम लोग बॉल मिल, हैमर मिल, ये तमाम तरह के मिल को हम लोग पढ़ते हैं और हमने पढ़ा भी है। और यदि हम लोग बात करें तो बॉल मिल के माध्यम से होता क्या है कि जो नैनो पार्टिकल्स हमें जो चाहिए, एकदम डिजायर्ड नैनो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिससे कि हम लोग शरीर में जहाँ भी उसके माध्यम से यह चाहते हैं कि वो ड्रग पहुँचे, एक्ट करे, बायोअवेलेबिलिटी बढ़े, उसकी डिजोल्यूशन रेट बढ़े और जिससे कि फाइनली हमें उसका बेटर से बेटर थेरापेटिक इफेक्ट मिल सके। तो पर्पज़ ही यही होता है हमारे साइज रिडक्शन का। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि साइज रिडक्शन जो है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 लिखे हुए हैं। चलिए एक बार मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि मैं बात करूँ तो सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बड़ा यूनिट सॉलिड मास है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको छोटे छोटे क्या करूँ, मैं यूनिट मासेस में कन्वर्ट करूँ या स्मॉलर यूनिट मासेस में कन्वर्ट करूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी यदि मैं किसी पेशेंट को दवाई देता हूँ, यदि कोई पेशेंट दवाई लेता है तो उससे होगा क्या कि जब भी अगर कोई पार्टिकल बड़ा है, जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं, तो उसको डिजोल्यूशन होने में, वो घुलने में हमारे शरीर में, वो अपना एक्शन दिखाने में क्या करता है, बहुत ही टाइम लेता है। लेकिन वहीं यदि हम लोग बात करें जैसे कि सिरप है लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको छोटा छोटा कन्वर्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है साइज रिडक्शन और तमाम तरह के टेक्निक्स के माध्यम से। वैसा ही है हमारा एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स एक तरफ हमारा पार्टिकल बहुत बड़ा है और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्यों, अगर छोटा छोटा हमारा पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे यूनिट मैसेज होंगे, तो उससे होगा क्या कि उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक क्या है, सॉलिड यूनिट मास है, तो ये अभी इतना ही जगह घेरे हुए और ये एक जगह विद्यमान है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ दूँ तो ये सरफेस एरिया क्या करेगा, अपना इंक्रीज़ कर लेगा। और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ हो जाएगा दोस्तों, तो जहाँ हम लोग एक तरफ
इसको यदि हम लोग टैबलेट माने ले रहे थे तो इसको डिज़ोल्व होने में, घुलने में शरीर में, हमारे जीआईटी में, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में घुलने में क्या था, टाइम लग रहा था। लेकिन जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इसको घुलने में क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे ब्लड में और तमाम तरह के सिस्टम्स में ईजिली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो इसको तोड़ने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन तोड़ने में इस सब्सटेंस को काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आसानी से हमारे जहाँ भी हम लोग इफ़ेक्ट चाहते हैं वहाँ आसानी से डिज़ोल्व वो हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वो आसानी से क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये सॉलिड मास है तो ये आसानी से मूव कर पाएगा हमारी बॉडी में? नहीं, क्योंकि ये खुद ही भारी है बहुत और सॉलिड है, तो काफ़ी भार अपने साथ लेके चल रहा है। लेकिन वहीं यदि हम लोग बात करें, अगर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और छोटे छोटे और मोनो डिस्पर्स पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे होगा क्या कि वो आसानी से क्या कर पाएंगे, फ्लो कर पाएंगे, आसानी से फ्लो कर पाएंगे हमारे शरीर में, या फिर हम जहाँ भी उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट चाहते हैं। तो इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो भी हमें डिजायर्ड और थेरापेटिक इफ़ेक्ट चाहिए वो हमें मिल पाएगा। और इसके साथ ही साथ दूसरा जो पर्पज़ होता है हमारा वो यह होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस तैयार करने होते हैं, चाहे वो हमारा टैबलेट हो, चाहे सिरप हो, चाहे अन्य तमाम तरह के नैनो पार्टिकल्स हों। तो ऐसा इसलिए उनके द्वारा किया जाता है क्योंकि उन सबसे पहली तो डिमांड है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशंस की यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। मतलब ही यही है कि ऊपर से ऑर्डर आया है एक इंडस्ट्री को कि आपको इस साइज़ में इस पार्टिकल्स को बेसिकली रखना है, इस साइज़ में होना चाहिए। तो पहला तो ये पर्पज़। और दूसरा यह होता है अगर उस पार्टिकल का साइज़ छोटा होगा तो हम सभी जानते हैं कि वो आसानी से एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो पाएंगे, आसानी से ईजिली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और एक तरह के वो पार्टिकल्स हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो फाइनल जो चीज़ होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग यदि देख ले पॉइंट्स को तो आप इजीली समझ जाएंगे। प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स, हम लोगों ने बात किया है कि साइज रिडक्शन का डेफिनेशन ही हम लोगों ने यह पढ़ा कि एक लार्ज सॉलिड यूनिट मास है, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये यूनिट मासेस में कन्वर्ट करना है। पहला तो पर्पज ही यही हो गया। दूसरा यह है इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इंक्रीज रेट ऑफ डिजोल्यूशन, यानी कि हम लोग जानते हैं कि मेरे पास ये लार्ज यूनिट सॉलिड मास था, इसको मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, इससे अभी ये यहाँ इतने जगह घेरे हुआ था लेकिन अब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह घेरेगा। जगह जब घेरेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो इंक्रीज़ हो जाएगा सरफेस एरिया, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, इसका डिजोल्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये आसानी से हमारे शरीर में क्या कर पाएगा, डिज़ोल्व हो पाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिज़ोल्व होने में टाइम नहीं लगेगा अगर कंपैरिजन करें हम इस सॉलिड यूनिट मास की। अगला जो है वो इंक्रीज थेरापेटिक इफेक्टिवनेस। हम लोगों ने बात की अगर छोटा पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इसके साथ ही साथ वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा हमारे शरीर के जिस भी पार्ट में उसको जाना है या थेरापेटिक इफेक्ट देना है। तो इससे कहीं ना कहीं जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलेगा, यानी थेरापेटिक इफेक्ट हम लोग को उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का या ड्रग का देखने को मिलेगा। मीट स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशंस मैंने ऑफ द साइजेस, मैंने अभी बात किया कि ऊपर से मैं ऑर्डर आया कि इस साइज़ का हमें क्या करना है, अपना जो भी डिजायर्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल हो उसको इस साइज़ में रखना है। एक तो वो हो गया। इसके साथ ही साथ इम्प्रूव डोज यूनिफॉर्मिटी फ्लोएबिलिटी, मैंने अभी बात किया ही था कि कहीं ना कहीं अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो सेम साइज़ के पार्टिकल्स वो हो जाएंगे, मोनो डिस्पर्स्ड, और सेम साइज़ की अगर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक जैसा वो हमें देखने को मिलेंगे। और हम सभी जानते हैं कि अगर इसके फ़्लो की बात करें तो ये तो भारी है और इसके साथ ही साथ इसका फ़्लो काफ़ी धीरे धीरे होगा, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो जल्दी क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी फ्लोएबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगला है इम्प्रूव इंटीमेट मिक्सिंग। सही बात है, यदि आप सॉलिड मिक्स
कर रहे हैं या अदर एक्सिपियंस लेकर मिक्स कर रहे हैं अदर एक्सिपियंस या ड्रग या रॉ मटेरियल के साथ, तो कहीं ना कहीं यह ज़रूरी है कि वो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा इंटीमेट मिक्सिंग। और फाइनली हम लोग जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों से होगा क्या, कहीं ना कहीं यदि हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और सेम साइज़ के हैं, फ्लोएबिलिटी उनकी अच्छी है, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, एक दूसरे को अच्छे से एडहेयर किए हुए, चिपके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, उन तमाम पार्टिकल्स में एक मजबूती बनी रहेगी। और किसी भी तरीके से फिजिकली, केमिकली या माइक्रोबियली किसी प्रकार से यदि कोई भी ग्रोथ करेगा, जैसे कि बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, पैथोजन ग्रोथ करेंगे, और उसको डिकम्पोजिशन करने का, डिटोरिएशन करने का, उसको ख़राब करने का, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल या ड्रग को ख़राब करने का प्रयास करेंगे, तो वह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको देखें तो ईज़िली कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, अगर बाहर से कोई टेम्परेचर आता है, लाइट आता है, मॉइस्चर आता है, तो कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इजीली डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनके अंदर फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी, और एक तरह के वो पार्टिकल्स होंगे, और इस तरीके से वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो इसीलिए इन्हांस स्टेबिलिटी। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत 3 मार्क्स में पूछे गए अगले क्वेश्चन की। वह था ग्लास पैकेजिंग। हम सभी जानते हैं कि पैकेजिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशंस को पैक करने में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पैकेजिंग की, कि व्हाट इज़ पैकेजिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्लास पैकेजिंग या फिर नॉर्मली सारी की सारी जो पैकेजिंग होती है आखिर होती क्या है। पैकेजिंग यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रग को पैक किया जा रहा है, प्रॉपर पैक किया जा रहा है, और उसके माध्यम से ड्रग को मार्केट में भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो ड्रग का लगातार प्रोडक्शन है, डिस्पेंसिंग है, वो हर जगह संभव हो पा रहा है। किसके वजह से? पैकेजिंग के माध्यम से ही। क्योंकि यदि ड्रग को पैक ना किया जाए तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ड्रग को क्षति पहुंचेगी, वह सेफ नहीं रहेगा। इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि पैकेजिंग हेल्प करता है किसमें, हमारे यदि सपोज किसी भी प्रोडक्ट को या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को हम लोग ट्रांसपोर्ट के तहत ले जा रहे हैं, उसके अंदर कोई ड्रग रखा हुआ है, तो चांसेस यह है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्रोडक्ट रखा है या रखा है, चाहे ड्रग रखा है, वह कहीं ना कहीं टूट सकता है। और टूटने के वजह से यह होगा कि उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी। अगर हम लोग अच्छे से पैक नहीं करेंगे तो चांसेस है कि पैथोजेंस, हमारे जो कंटेनर है, जो हमारा ड्रग है कंटेनर के अंदर, या पैकेजिंग जो हम लोगों ने की है, अगर वो पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगी, चाहे किसी से भी हो, चाहे रबड़ से हो, चाहे मेटल से हो, चाहे प्लास्टिक से हो, तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस हो जाएंगे पैथोजन से। वह स्टेबल नहीं रहेगा, उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो लंबे समय तक हम उसको रख नहीं पाएंगे, उसका सेल्फ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन और ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट है, उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो यह हेल्प करता है कि इसमें सेफ्टी, स्टोरेज, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, डिटोरिएशन, टूटने के चांसेस है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, कंटामिनेशन नहीं होने देता, प्योरिटी मेंटेन करता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था। एडवांटेज की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो चूंकि यह एक ग्लास है, तो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पाउडर होते हैं ज़्यादातर आपको ग्लास में देखने को मिलेंगे, खास तौर से क्योंकि ग्लास भी में भी अगर देखा जाए तो एम्बर्ड कलर ग्लास हाईली सेंसिटिव होता है, यानी किसी प्रकार का रिएक्शन इसमें होने के चांसेस नहीं है बाहर से पैथोजन द्वारा या इन्वायरमेंटल कंडीशन द्वारा, फिजिकली, केमिकली किसी प्रकार से जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिटोरिएशन, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखें तो क्योंकि ये ग्लास है तो इसमें ईजी टू विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारा कंटेंट है, उसको हम लोग ईजिली देख सकते हैं। लेकिन मेटल के केस में हम लोग देखें तो यह नहीं होता है, प्लास्टिक के केसेस में यह नहीं होता है, लेकिन यह चीज़ इसमें होती है। और एक जो सबसे कॉमन है, डिफरेंट वैरायटी, शेप एंड साइजेस में ये अवेलेबल होता है मार्केट में। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करें तो ये हाईली सेंसिटिव है अगेंस्ट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के,
यानी कि यदि मैं एक बोतल में क्या रखता हूँ, अगर मैं पाउडर रखता हूँ ग्लास के बोतल में, तो उसमें अगर मैं पाउडर रखता हूँ तो कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मॉइस्चर हो, कोई टेम्परेचर हो, वो किसी प्रकार से उसका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ ग्लास पहला नंबर क्या है, एक तो यह जो है हमारा क्या है, इजीली हम लोग इसका विजुअल इंस्पेक्शन देख सकते हैं, आर पार इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारा क्या कंटेंट है, क्या उसके अंदर ड्रग है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखें तो इसमें एम्बर्ड कलर के ग्लासेस होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, हमारे पैथोजेंस उस पर किसी प्रकार से अटैक ना कर सके, अंदर के ड्रग को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। और उसी तरीके से हम लोग पाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो हम लोग पाउडर के अंदर जो कंटेंट भी रखते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का कार्य ये हम लोग के ग्लास करेंगे। और ख़ास तौर से जो पाउडर होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर और टेम्परेचर मिला तो कहीं ना कहीं पाउडर क्या हो जाएगा, मोल्डेड हो जाएगा, एग्लोमरेशन हो जाएगा, गांठ सी बन जाएगी। तो यह इसके फायदे हैं। अगला जो है हमारा वो एक तरफ एडवांटेज, सॉरी इधर डिसएडवांटेज होगा, ये हमारा डिसएडवांटेज। तो आप सभी जानते हैं कि जो ग्लास है वो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग इसको ले जाएंगे तो ये चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं या टूट जाए, तो ये फ्रिजाइल इन नेचर है। और इसके साथ ही साथ जो ग्लास होता है हम सभी जानते हैं वह भारी भी होता है, यानी हैवी भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यह संभावना है, और इसके साथ ही साथ टूटेगा तो टूटेगा ही, लेकिन भारी भी है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हैवी इन वेट, कंटेमिनेशन ड्यू टू ब्रोकन ग्लास विथ सॉल्यूशन, संभावना यह भी है कि सपोज मेरे पास ये कोई ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है और इसके अंदर जो भी कंटेंट है कुछ भी हो सकता है, इमल्सन, सस्पेंशन, तो चांसेस यह है कि कहीं ना कहीं यह पाउडर कि वो छोटे छोटे ग्लास जो हैं वो टूट कर अंदर से उसका ढक्कनी मान लीजिए जो लीड है वह टूट कर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वो या तो हमारे पाउडर के साथ मिक्स हो जाए या हमारे अंदर जो भी सॉल्यूशन है ग्लास के अंदर उसके साथ मिक्स हो जाए, तो कंटामिनेशन के भी इसके चांसेस हैं। तो इस प्रकार से डिसएडवांटेज हो गया कि इसके टूटने के चांसेस है, फ्रिजाइल इन नेचर है, या भारी है, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या हमारा बढ़ा देगा। इसके साथ ही साथ इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर ये टूट जाए तो हमारे अंदर के जो ड्रग है या सॉल्यूशन है या सस्पेंशन इमल्शन है उसके साथ यह रिएक्ट कर सकता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था हमारा क्या, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, और इसके साथ ही साथ क्लासीफाई करने के लिए कहा गया हमारे को प्रिजर्वेटिव की। यदि हम लोग बात करें प्रिजर्वेटिव की, आखिर प्रिजर्वेटिव होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ प्रिजर्वेटिव और या डिफाइन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का नाम में ही, वर्ड में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। प्रिजर्व यानी किसी भी चीज़ को सेफ करके रखना, सुरक्षित रखना। हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में अक्सर अचार का उपयोग करते हैं, उसको बनाया जाता है, तो उसमें ख़ास तौर से हम सभी जानते हैं कि सोडियम बेंजोएट नाम का एक प्रिजर्वेटिव होता है जो उसको प्रिजर्व करने का कार्य करता है। और किसी भी तरह से, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो डिफरेंट टाइप्स के, चाहे पैथोजेंस हो, वो उन सब से सेफ रखने का कार्य कौन करता है, हमारा प्रिजर्वेटिव ही करता है, जो कि सोडियम बेंजोएट है। और उसके द्वारा हम सभी जानते हैं कि यदि इसका प्रेजेंस ना हो तो हमारा जो प्रोडक्ट है और ख़ास तौर से जो हमारा अचार है उसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, या फिर यूँ कहें उसका स्वाद खराब हो जाएगा, वो उसकी एक अजीब सा स्मेल आने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्व करने का कार्य, उस अचार को सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, हमारा प्रिजर्वेटिव ही करता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ होगा। जब भी हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस तैयार करेंगे तो उसमें हम लोग अलग से क्या ऐड ऑन करेंगे, प्रिजर्वेटिव भी ऐड ऑन करेंगे। किसके रूप में, हम लोग बेसिकली एक्सिपिएंट्स के रूप में। और ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे चूँकि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या रखना है, अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को लंबे समय तक सेफली रखना है, क्योंकि हम लोगों को पेशेंट कंप्लायंस देना है, या फिर यूँ कहें कि पेशेंट जब तक चाहे उसको यूज कर सके। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं और जब भी एक पेशेंट को कोई भी डोज दिया जाता है तो उसकी लंबे समय तक क्या चलती है, ट्रीटमेंट चलती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि प्रिजर्व करके क्या रखा जाए, हमारे डोजेस फॉर्म को रखा जाए, इसीलिए प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है।
और यह जो प्रिजर्वेटिव होते हैं हम सभी जानते हैं या तो यह नेचर से प्राप्त हो सकते हैं या फिर यूं कहें कि सिंथेटिकली या किसी केमिकली रिएक्शंस के माध्यम से उसमें से सिंथेसिस करके उसमें से कांटेक्ट करके निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन यदि हम लोग देखें तो कुछ इसी प्रकार से है कि नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल एडेड किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। किसमें ऐड कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और एग्जाम्पल यदि बात करें तो नीम ऑयल किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक नहीं बल्कि नेचुरल केमिकल का। और बेंजोएट क्या है हमारा, ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। तो प्रिजर्वेटिव क्या है, ये नेचुरल और सिंथेटिक एक प्रकार के केमिकल है जो कि क्या किया जाता है, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट पे किसी प्रकार से माइक्रोब्स ग्रोथ ना कर सके, उसको डिटोरिएट, उसको ख़राब, उसका डिकम्पोजिशन, उसको फिजिकली केमिकली डिकम्पोज ना कर सके। अब हम लोग बात करते हैं किसके, क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्लासिफिकेशन यदि बात करें, फिर इसके बाद बोर्ड पे हम लोग आते हैं। क्लासिफिकेशन यदि हम लोग बात करें तो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा एंटी माइक्रोबियल्स और तीसरा है चिलेटिंग एजेंट्स। और यदि हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे तो एंटीऑक्सीडेंट में नाम में ही आपको छुपा है, एक तरफ है एंटी, दूसरी तरफ है ऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीजन से यहाँ पर प्रिवेंट करने का या सुरक्षित रखने का कार्य जिस भी प्रिजर्वेटिव द्वारा किया जाएगा उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत रखते हैं। किसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, यानी कि किसी प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि आएगा तो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, जिसमें कि विटामिन ई और विटामिन सी आता है। और अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल है अगला। एंटी माइक्रोबियल का दोस्तों मतलब ही देखिए इसमें क्या है, एंटी प्लस माइक्रोब्स, एंटी प्लस माइक्रोब्स यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो भी कार्य करेगा। और ये माइक्रोब्स हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होंगे वो ब्रॉडली कार्य करेंगे, ना केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो जितने भी तरह के माइक्रोब्स होंगे उन सभी माइक्रोब से सेफ रखने का कार्य हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को ये प्रिजर्वेटिव करेंगे। इसीलिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो उसमें सोडियम बेंजोएट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और तीसरा यदि हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे तो वो है हमारा चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग आप लोगों ने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। चिलेटिंग करते क्या है, ये दरअसल किसी भी जो कंपाउंड होगा या इंग्रेडिएंट्स होगा उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे या इसके बॉन्ड बनाकर क्या कर लेंगे, एक तरह का कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। तो कुछ ऐसा ही हमारे फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके साथ ये क्या करेंगे, एक तरह का बॉन्ड बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे और उनके साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे क्या करेंगे, जो भी हमारा डिटोरिएशन होना होगा फिजिकली केमिकली या टेम्परेचर के प्रेजेंस में या माइक्रोब्स से, तो ये बेसिकली करेंगे क्या कि ये अटैच होकर उसको स्टेबल रखने का कार्य, उसको सेफ रखने का कार्य ये करेंगे। चिलेटिंग एजेंट्स हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ अटैच होकर। और इसका एग्जांपल है EDTA, इथाइल डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगला जो है वो है हमारा क्या, बेसिकली सोर्सेज के बेस पे। सोर्सेज हमेशा हम सभी जानते हैं, एक तरफ नेचुरल सोर्स, एक तरफ सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स का दोस्तों मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हमें जो प्रोडक्ट या प्रिजर्वेटिव जो प्राप्त होंगे वो कहाँ से प्राप्त होंगे, नेचर से प्राप्त होंगे। वो हमें प्लांट से मिल सकते हैं, वो हमें मिनरल से मिल सकते हैं, वो हमें एनिमल से मिल सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि नेचुरली जो भी प्राप्त होगा उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह होगी। और हम सभी ने देखा था कि यहाँ पर नीम ऑयल किसका एग्जाम्पल है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल है। अगला है जो वो है हमारा क्या, सिंथेटिक। सिंथेटिक की दोस्तों बात करें तो हम सभी ने बात की ही थी इसके डेफिनेशन में भी कि हम लोग कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन में से क्या कर रहे हैं, हम लोग एक
सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव को निकाल रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों ने देखा ही था, बेंजोएट ले लीजिए या सोडियम बेंजोएट। आइए एक बार देख लेते हैं, एक बार दोबारा जो क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर कोई भी चीज़ खराब हो सकती है, तो इसीलिए उन सब्सटेंसेस में क्या ऐड ऑन किया जाता है, विटामिन ई और विटामिन सी यानी एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं। दूसरा क्या है इसके बेस पे, एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटी मतलब अगेंस्ट माइक्रोब के अगेंस्ट जो कार्य करे एजेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बेंजोएट। तीसरा क्या है, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, एक्सिपियंट्स होंगे, उनके साथ क्या कर लेंगे, ये एक तरह का कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे और बॉन्ड बनाकर ये करेंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या था, EDTA। अगला क्या है, बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेस पे नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में नीम कौन नहीं जानता है, तो नेचुरली ये जो प्रिजर्वेटिव होंगे वो हमारे प्लांट से, मिनरल से, एनिमल से प्राप्त होंगे, और ये एज अ एंटी माइक्रोबियल भी एक्ट करेंगे, तो नीम ऑयल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला हमारा है आर्टिफिशियल, जो कि कहीं ना कहीं किसी अन्य तरीकों के माध्यम से नेचुरल प्रिजर्वेटिव के अलावे, जो भी इसका सिंथेसिस नेचुरली किया जा रहा था उसके अलावे, यानी कि केमिकली सिंथेसाइज किसी केमिकल रिएक्शन के माध्यम से उसमें से आर्टिफिशियली प्रिजर्वेटिव को निकाला जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। बात करते हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था हमारा, राइट अ नोट ऑन फार्माकोपिया। हम सभी जानते हैं कि जब भी फार्माकोपिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह दिमाग में यह ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं यह वर्ड रिलेटेड है ड्रग्स से। अगर आप सबसे पहले यह समझें कि फार्माकोपिया आखिर होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया। ये फार्माकोपिया जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस कोपिया, और ये दोनों ही वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है। एक तरफ है फार्माकोन जिसका मतलब होता है क्या, ड्रग, और कोपिया मतलब टू मेक यानी ड्रग को बनाना। यानी फार्माकोपिया वर्ड का मतलब है ग्रीक में क्या, ड्रग को बनाना। और हम सभी जानते हैं कि जब भी ड्रग को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके स्टैंडर्ड्स लिखे होंगे, कहीं ना कहीं किताबों में लिखा होगा कि इतना उसमें ये एक्सिपिएंट्स डालना है, इतना टेम्परेचर फॉलो करना है, इतना प्रेशर फॉलो करना है, और ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो एक ड्रग को प्रोड्यूस करने से पहले उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो लीगलाइज करके एक बुक में लिखा हुआ है, एक किताब में लिखी हुई है कि कैसे एक ड्रग को हम लोग बनाएंगे। तो उसी को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, फार्माकोपिया। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ फार्माकोपिया। तो ग्रीक वर्ड है, मैंने आपको बताया, फार्माकोन मतलब ड्रग्स, कोपिया मतलब टू मेक यानी कि ड्रग्स को बनाना। अगला जो है वो है हमारा क्या है, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या है, लीगल एंड स्टैंडर्ड बुक। मैंने अभी आपको कहा कि कहीं ना कहीं यदि हम लोग ड्रग बना रहे हैं, अलग अलग तरह के ड्रग बना रहे हैं, और आज भी जितनी भी पुरानी या आयुर्वेदा से संबंधित भी जितनी भी मेडिसिन है, सबको एक जगह संग्रहित करके, समाहित करके लिख रख दिया गया है, और उसको संहिता कहते हैं। उसी तरीके से जब भी ड्रग्स की बात आती है, खास तौर से एलोपैथिक में भी, तो उसको लीगलाइज किया गया है और लीगल एंड स्टैंडर्ड बुक बना दिया गया है। और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और रीजन बाय रीजन। हम सभी जानते हैं कि जब भी फार्माकोपिया आता है तो केवल एक स्टेट या एक स्थान या एक कंट्री का नहीं है, बल्कि अलग अलग टाइप्स के फार्माकोपिया अलग अलग कंट्रीज़ के रीजनल अथॉरिटीज़ के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन फार्माकोपिया इंडियन का, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिशर्स का, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया अमेरिकन्स का, यूरोपियन फार्माकोपिया यूरोप वालों का। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या है, फार्माकोपियाज हैं। तो क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने नॉर्म से वहाँ की अथॉरिटी क्या करती, एक उनकी सहायता से एक बुक बनाया जाता है जिसमें सारे नॉर्म्स, सारे स्टैंडर्ड्स, एक ड्रग को, पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, इसके साथ ही साथ एक ड्रग को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस
उससे रिलेटेड टेस्ट क्या होगा, तमाम चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया है। तो यही है लीगल एंड स्टैंडर्ड्स बुक। स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बात किया है कि ड्रग को, मेक ड्रग्स यानी ड्रग के को बनाने से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, पब्लिश्ड बाय रिस्पेक्टिव कंट्री अथॉरिटी। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वो बेसिकली करता क्या है, जो बुक है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, क्या करता है, ये बुक जो है हमारी पब्लिश करने का कार्य करता है। इंडियन फार्माकोपिया की जो बुक्स होती हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कि 9 एडिशंस उसके आ चुके हैं, तो उसको रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की अथॉरिटी क्या करती है, पब्लिश की करती है। एग्जाम्पल की बात हमने की, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं किस ओर, कि ये जो फार्माकोपिया इसके पार्ट्स कितने होते हैं। पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स इसके जो हैं वो मेनली देखा जाए तो 3 पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट है वो जनरल, हम लोग कह दें कि चैप्टर, जनरल चैप्टर से रिलेटेड एक पार्ट है। एक पार्ट है उसका क्या, मोनोग्राफ्स, और तीसरा क्या है, अपेंडिसेस और इंडेक्स। जनरल चैप्टर जैसे आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा होगा, जनरल चैप्टर या नोटिसेस, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं यह ब्रीफ में बताता है हमारे फार्माकोपिया के बारे में, इंट्रोड्यूस करता है हमारे फार्माकोपिया को, डिफाइन करता है, एक एक डेफिनेशंस को बताने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। और इसके साथ ही साथ एक तरह का ये गाइडलाइन इशू करता है, गाइडलाइन हमें देता है, निर्देश देता है कि किस तरीके से हमें एक फार्माकोपिया को यूज़ करना चाहिए। और आगे यदि हम लोग बात करें तो मोनोग्राफ जो कि अति इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हर एक जो ड्रग है उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड अबाउट अ पर्टिकुलर ड्रग दिया हुआ है। डिटेल क्या होगा, एक जो ड्रग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको अगर हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है तो क्या क्या एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्या क्या हमें अगर क्यूसी करना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, तो क्या क्या हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, स्टैंडर्ड्स को मेंशन किया गया है मोनोग्राफ में, और एक एक पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शंस को बताया गया है। अगला जो है वो है हमारा अपेंडिसेस या इंडेक्सेस। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स हमें एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता है कि हाँ हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में ये हमें बता देता है कि हाँ इस पेज नंबर पे या इस स्थान पर, इस बुक में यहाँ पर क्या है, हमारा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर चैप्टर के सब टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब ड्रग एक बड़ी बुक में होगी तो कहीं ना कहीं उससे हमें ढूंढना कठिन होगा, और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए अपेंडिसेस या इंडेक्सेस बनाए गए हैं। इंडेक्सेस के माध्यम से हम लोग ईजिली लोकेट कर पाते हैं किसको, ड्रग को, और ड्रग को अल्फ़ाबेटिकली इसमें क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, इसको लगाया गया है, जिससे हम लोग ईजिली एक ड्रग को पहचान लेते हैं, उससे रिलेटेड मोनोग्राफ्स हो, टेस्ट हो, और इसके साथ ही साथ तमाम चीज़ों को ढूंढने में हमें इन इंडेक्सेस के माध्यम से सहायता मिलती है। और ये अपेंडिसेस कहें तो अपेंडिसेस क्या करता है, हमारा जो मेन जो हमारा ये फार्माकोपिया मोनोग्राफ है उसको सपोर्ट करने का कार्य बेसिकली हमारे अपेंडिसेस द्वारा किया जाता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं जो मैंने बात किया है। जनरल नोटिसेस एक ब्रीफ आउटलाइन देता है हमारे किसके बारे में, फार्माकोपिया के बारे में, या यूँ कहे कि फार्माकोपिया हमें कैसे यूज करना है, जनरल गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन निर्देश देता है। और मोनोग्राफ यानी एक ड्रग के बारे में डिटेल में जो भी चीज़ें बतानी हो, जैसे डिटेल अबाउट ड्रग, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि उसके टेस्ट क्या होंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे, तमाम तरह की चीज़ें। इंडेक्सेस या अपेंडिसेस लोकेट ड्रग, जैसे एग्जांपल टेस्ट प्रोसीजर्स, यानी कि किसी भी ड्रग को अल्फ़ाबेटिकली और हम लोग लोकेट कर पाते हैं, और इसके साथ ही साथ उससे संबंधित टेस्ट क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, मोनोग्राफ्स क्या है, तमाम चीज़ों को ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एडिशंस की। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो अभी तक 9 एडिशंस क्या किए जा चुके हैं हमारे
आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फेयर के निर्देशन में उसके अंडर क्या किया गया है, इसको पब्लिश किया गया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के माध्यम से। और 9th एडिशन में सबसे पहला एडिशन 1955, उसके बाद 1966, फिर उसके बाद तीसरा 1985, फिर 1996, उसके बाद हमारा क्या आता है 2007, फिर 2010, फिर 2014, फिर 2018, फिर 2022। आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने कैसे याद रखा। आप इसको 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद ही आपको याद हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2022-18 4 का गैप, 2018-14 4 का गैप, तो 3 अगर देखिए 14-18-22 तो 4-4 के गैप है। उसके बाद भी हम लोग देखें तो 2014-10 के बीच 4 का गैप, यानी 2010 से लेके 22 तक 4-4 के गैप में है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ऊपर से फिर आप याद रखना स्टार्ट कर सकते हैं 1955, 1966, 1985, 96 और फिर हमारा 2007। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पहले नीचे वाले कुछ 2022, 18, 14, 10 तक आप याद रख लेंगे कि ये 4-4 के गैप पे बेसिकली है, और फिर ऊपर से आप उसको लर्न कर लेंगे। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यह तो बात हुई एडिशंस की और कब कब पब्लिश हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है हमारा कि इनके फीचर्स क्या है। देखिए, फीचर्स बहुत सारे हैं और कई सारे दिए हुए बुक्स में हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हो सकते हैं या कुछ जो फीचर्स हमें पेपर में लिखना होता है तो हमने लिख दिया है कि जो पहला जो हमारा एडिशन था उसको सबसे पहले जो मोनोग्राफ्स है या इंडियन फार्माकोपिया है पहला, उसको लैटिन में क्या किया गया, टाइटल्ड किया गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1966 में फिर क्या किया गया कि इसको इंग्लिश में मोनोग्राफ का टाइटल्ड कर दिया गया, लैटिन से इंग्लिश। और नई तरह की एनालिटिकल मेथड्स जो है, टेक्निक्स जो है, वो बेसिकली 1966 से भी आना प्रारंभ हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से 1985 में जो नई ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स थी उनको इंक्लूड किया गया, उनको ऐड किया गया, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, किसमें, हमारे 3rd एडिशन के 1985 के एडिशन में। 4th में यदि हम लोग बात करें तो न्यू एनालिटिकल टेक्निक हम लोगों ने 2nd में देखा था। उसी के अंतर्गत आगे हम लोग पाते हैं कि HPLC को भी 1986 में इंक्लूड किया गया। हम सभी जानते हैं कि हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये बेसिकली होती है HPLC, जिसको कि 1996 में इंक्लूड किया गया। 2007 में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स को इसको भी इंक्लूड किया गया। अगला हम लोग 10 में देखेंगे कि किस प्रकार से जो लाइपोसोमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बेसिकली इंक्लूड किया गया एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, चैप्टर ऑन लाइपोसोमल प्रोडक्ट एडेड। उसके बाद आता है हमारा 7th में क्या, मोर इसेंशियल ऑयल्स। जब भी ऑयल्स की बात आएगी तो वो कब ऐड किया गया, बेसिकली हमारा 2014 में, मोर इसेंशियल ऑयल्स। और इसके साथ ही साथ 8th एडिशन में क्या है हमारा, बेसिकली जो 2018 में आया, मोनोग्राफ ऑन लोशंस, यानी लोशंस पे जो मोनोग्राफ है वो इसमें एडेड किए गए, इनकॉर्पोरेट किया गया, इसको लाया गया। और 2022 में हम लोग जानते हैं कि 92 तरह के जो हैं अपडेटेड और मोनोग्राफ्स को जो हाल ही में ऐड ऑन किया गया। और इसके अंतर्गत हम लोग बात करें तो चाहे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, चाहे फॉर ह्यूमन वैक्सीन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, ये तमाम तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो मोनोग्राफ्स हैं वो हमारे लेटेस्ट एडिशन में क्या किया गया, ऐड ऑन किया गया। तो यह तो बात हुई हमारे किसके क्वेश्चन के बारे में, राइट अ नोट ऑन फार्माकोपिया, डिटेल्ड हम लोगों ने बात की। तो यह था हमारा आज का क्वेश्चन। बात करते हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था कि राइट अ क्वालिटीज ऑफ गुड कंटेनर। अगर एक कोई कंटेनर है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आप ले लीजिए कि आप कोई ड्रग उसके अंदर रखते हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़, एक बेटर क्वालिटीज़ हो सकती है जिसके माध्यम से एक ड्रग को यदि हम लोग उसमें रखें तो वह सेफली रहेगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुड कंटेनर या कंटेनर होता क्या है नॉर्मली। यदि हम लोग बात करें कंटेनर की तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं और इसको विजुलाइज करा दूंगा। सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो ये आप सबके सामने मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। ये बेसिकली इथेनॉल का एक
स्प्रे है जो कि एक तरह का डिसइंफेक्टेंट के रूप में कार्य करता है। और मैं यदि बात करूं कंटेनर की, तो यह एक तरह का कंटेनर है और इसमें इसको शेक करने पे कोई ना कोई इसके अंदर मेडिकामेंट है, यानी तभी तो उसकी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होगी, इसमें कोई ड्रग है। और इसके साथ ही साथ कंटेनर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर संभावना होती है क्लोज़र का। तो आप देख रहे होंगे कि लीड या इसको हम लोग सिंपली कहें क्लोज़र, तो वो भी है। तो कंटेनर की जो यदि हम लोग बात करें, जो कि ये आपको दिख रहा है, ये हमारे सामने आपको ये मेटल का, जब भी मेटल का नाम आता है तो आप लोगों को हमेशा याद आता है लोहे का। केवल लोहे का ही मेटल नहीं होता बल्कि एल्यूमिनियम का या अन्य तमाम तरह के धातुओं का हमारा मेटल हो सकता है। और यदि मैं बात करूं मेटल का, कंटेनर की, तो कंटेनर विभिन्न तरह से पैकेजिंग की जा सकती है कंटेनर की, जिसमें चाहे वो मेटल का बना हो, चाहे रबड़ का बना हो, चाहे प्लास्टिक का बना हो। ये तमाम तरह की पैकेजिंग के कंटेनर्स होते हैं जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, मेडिकामेंट्स को, ड्रग को, फार्मास्यूटिकल हमारे प्रोडक्ट को या प्रिपरेशन को क्या किया जाता है, कंटेन करके या सेफली रखा जाता है पैकेजिंग के माध्यम से, कंटेनर के माध्यम से। तो यह तो बात हुई हमारे किसके, कंटेनर आखिर होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, वह है हमारी जो बेसिकली पूछा गया कि गुड क्वालिटीज़ क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको मैं विजुलाइज करा देता हूँ और आप भी सब जानते हैं कि गुड क्वालिटीज़ की जो कंटेनर होती है या एक कंटेनर होता है जैसा ये मेरे पास है, तो इसकी क्या क्या बेटर क्वालिटीज़ होंगी यदि हम लोग कोई ड्रग या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रखते हैं। तो हम लोग यदि बात करें तो सबसे पहले तो यह बात आती है कि जो भी हम लोग पैकेजिंग का मटेरियल यूज़ करें, जो भी हो, चाहे वो रबड़ का बना हो, चाहे प्लास्टिक का बना हो, चाहे मेटल का बना हो, ये तमाम तरह की पैकेजिंग जो मटेरियल जो यूज किया जाता है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, बेटर से बेटर होना चाहिए। किन किन पैमानों पर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला कि ऐसा ना हो कि जो पैकेजिंग मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूं और उसके अंदर जो मेडिकामेंट है, जो ड्रग है, इनकॉर्पोरेटेड है इस कंटेनर में, वो रिएक्ट कर ले किसके साथ, कंटेनर के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर मामलों में जो ट्यूब्स आती है हमारी, जो ऑइंटमेंट्स आते हैं, उनको मेटल वाले कंटेनर में, मेटल वाले ट्यूब्स की पैकेजिंग में बेसिकली नहीं रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चांसेस होती हैं कि वो उसके साथ रिएक्ट कर ले और उसके साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक इफेक्ट दे दे। तो कहीं ना कहीं पहला ये आ गया हमारा कि पहला कि जो भी कंटेनर हो वो ऐसा ना हो कि हमारे मेडिकामेंट ड्रग के साथ रिएक्ट कर ले। और दूसरा इसके साथ ही साथ ऐसा भी ना हो कि जो हमारा कंटेनर है वो रिएक्ट करके हमारे ड्रग के साथ, मेडिकामेंट के साथ क्या करे, टॉक्सिक इफेक्ट दे या फिर हमारे ड्रग को ही खराब कर दे, उसको उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा दे या टॉक्सिक उसको बना दे हमारे ड्रग को। और इसके साथ ही साथ ये जो हमारे पास कंटेनर है, ऐसा ना हो कि यदि कोई बाहर से लाइट आ रही है या बाहर से कोई भी टेम्परेचर इसके ऊपर पड़ रहा है, कोई प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि फिजिकली या केमिकली यानी या फिर इन्वायरमेंटली कोई भी फैक्टर अगर इसको प्रभावित करता है, टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है, तो ऐसा ना हो कि पिघल जाए। अगर और यदि मान लीजिए ऐसा ना हो कि कोई केमिकल अगर इसके ऊपर डाल दिया जाए तो ये 1 मिनट में ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए। यानी कि इसका केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिजिकली ये स्टेबल होना चाहिए। तो फिजिकली और केमिकली एक स्टेबल कंटेनर की एक गुड क्वालिटी होती है। इसके साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो उस खास तौर से यह भी ध्यान रखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि जब भी वो अपना प्रिपरेशन तैयार करती हैं, बनाती हैं, तो उनका पर्पज़ यह रहता है कि हमें क्या करना है, एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना। उससे पहले ये रिटेल फार्मेसी और फार्मेसी शॉप आप मान लें तो रिटेल फार्मेसी शॉप तक भी उन्हें पहुंचाना होता है। तो अगर उस दौरान और इसके साथ ही साथ लंबे समय तक भी हमें यदि कंटेनर को रखना है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग को सेफ रखना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी क्या हो, इसमें मजबूती हो, इसकी क्या हो, ड्यूरेबिलिटी हो, और इसके साथ ही साथ ये मजबूत कंटेनर हो, स्ट्रॉन्ग कंटेनर हो। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि गुड क्वालिटी
का जो कंटेनर होती है उनकी ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ताकि मेडिकामेंट हमारा लंबे समय तक उसमें बना रहे, सेफली बना रहे, और किसी भी प्रकार से जब भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, विभिन्न रिटेलर्स के माध्यम से कंज्यूमर तक ये पहुँचे, तो ऐसा ना हो कि बीच में ही या डिस्ट्रॉय हो जाए या टूट जाए। तो ये तमाम तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या गुड क्वालिटीज़ हो सकती है कंटेनर की, आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ लिखा है, सबसे पहला है वो है नॉट रिएक्ट विथ कंटेन्ड ड्रग सब्सटेंसेज। यानी मैंने बात की कि ये मेरे पास अगर कंटेनर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंटेनर जो पैकेजिंग है वो अंदर के जो मेडिकामेंट है उसके साथ रिएक्ट कर ले अंदर से, और इसके साथ ही साथ फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली मैंने बात की कि ऐसा ना हो कि कोई बाहर से टेम्परेचर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है या किसी ने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो क्या हो गया, या टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ केमिकली कहने का मतलब ये है कि यदि मैंने इसके ऊपर कोई केमिकल अप्लाई कर दिया तो ऐसा ना हो कि केमिकल अप्लाई करते ही फटाक से क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये बर्बाद हो गया, ये इसका डिटोरिएशन हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंटेनर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल सही बात है। सबसे मेन जो होता है हमारा कंटेनर में या पैकेजिंग मटेरियल में, सबसे मेन होता है हमारा ड्रग मेडिकामेंट। तो यह खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी हमारा मेडिकामेंट है उसके साथ ये टॉक्सिक इफेक्ट शो ना करे, वरना हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, फाइनली बर्बाद या खराब हो जाएगा, वो डिटोरिएशन हो जाएगा, उसमें टॉक्सिसिटी आ जाएगी। विथ स्टैंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बात की ही कि जब भी हम लोग जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी ने उसको बनाया, फिर उसके बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का बीच का जो रास्ता होता है उसमें कई दौर से, कई सीक्वेंस से होकर हमारा ये कंटेनर, ये मटेरियल गुजरता है। तो कंटेनर की ये ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए या विथ स्टैंड होना चाहिए, यानी कि इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उसको ले जाए जाने के दौरान ऐसा ना हो कि वह टूट जाए। और अगला है हमारा लीक प्रूफ। सही बात है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है कि अपने आप ही मटेरियल की क्वालिटी नहीं होती, कंटेनर की क्वालिटी नहीं होती कि वो लंबे समय तक बना रहे, और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा जो भी मेडिकामेंट या ड्रग होता है अंदर वो लीक होकर बाहर निकल जाता है और इससे हमारा ड्रग बर्बाद हो जाता है। तो लीक प्रूफ होना चाहिए। रीयूजेबिलिटी, खास तौर से यदि हम लोग बात करें तो प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है, हम लोग जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो एक बार सेट हो गया, जो एक बार जिसने शेप ले ली तो वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाता। आप कितना भी टेम्परेचर, प्रेशर और तमाम तरह का फिजिकली प्रेशर अप्लाई कर ले मैनुअली भी, तो वो रिगेन नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बात हो रही है कि ऐसे प्लास्टिक, ऐसे कंटेनर का यूज किया जाए जो कि थर्मोसेटिंग ना होकर थर्मोप्लास्टिक हो। प्लास्टिक के एक सिचुएशन में थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, अगर उसको हम लोग हीट देते हैं, अगर उसको मैनुअली हम लोग ट्राई करते हैं या कंपनी उसको ट्राई करती है हीट देकर, प्रेशर देकर, टेम्परेचर देकर, एक स्टैंडर्डाइज पैमाने के आधार पर, तो वो क्या होता है, रीगेन कर लेता है अलग अलग शेप में। तो रीयूजेबिलिटी, रिसाइकलिंग प्रोसेस इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह हमारे लिए क्या हो जाता है, इको फ्रेंडली और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही साथ कोस्ट इफेक्टिवनेस, सही बात है कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह का कंटेनर आता है। हम जो मेडिकामेंट या ड्रग लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें केवल ड्रग का ही प्राइस है, या फिर जितने भी तरह की पैकेजिंग होती है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि केवल ड्रग का ही हमसे प्राइस लिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जब भी इसकी लागत आती है, कॉस्ट आती है, तो कंटेनर का प्राइस भी जोड़कर ऐड करके लिया जाता है। तो खास तौर से यह ध्यान रखा जाए कि जो भी गुड क्वालिटी कंटेनर हो वह हमारे पेशेंट या यूँ कहें सिंपली कंज्यूमर के लिहाज से क्या होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, कम से कम रुपए की होनी चाहिए, जिससे कि कॉस्ट पे जो लागत आ रही और पेशेंट को खरीदने में कई बार कई दवाइयों को दिक्कत जो आती है वो ना आए। अगला जो है लॉन्ग सेल्फ लाइफ विथ ड्यूरेबिलिटी। सिंपल सी बात है कि अगर हम ऐसा कंटेनर यूज करते हैं
जो कि लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि हमारे मेडिकामेंट ड्रग को भी लंबे समय तक हमें रखना है ताकि एक व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके जब तक उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी वो दवाइयाँ ले रहा है। तो ये ज़रूरी है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका टिकाऊपन और उसका सेल्फ लाइफ बना रहे। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए 3 मार्क्स में पूछे गए सेक्शन 2 के अंतर्गत अगले फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन था वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। हम सभी जानते हैं कि जो साइक्लोन सेपरेटर है उसमें जो ये दोनों वर्ड हैं, एक तरफ है साइक्लोन और एक तरफ है सेपरेटर। साइक्लोन से आपको नाम पता चल रहा होगा और कुछ साइक्लोन चक्रवात आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। तो एक तरह का इसमें टर्बुलेंस, एक तरह का चक्र आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ सेपरेटर का मतलब है कुछ ना कुछ इसमें सेपरेट होगा। तो इन दोनों ही वर्ड से हम लोग को काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, जबकि पूछा गया केवल वर्किंग है, लेकिन हम तीनों ही चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, यदि हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यह इसका जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों ही कंसेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। आप सभी ने ज़रूर बचपन में लट्टू का उपयोग किया होगा, और हमारे द्वारा जब भी लट्टू का उपयोग किया जाता है तो क्या करता है एक लट्टू, जब भी हम लोग नाड़े की सहायता से एक लट्टू को नचाते हैं तो वह एक जगह मूवमेंट करने लगता है, अपने ही एक पर्टिकुलर पाथ पे वो मूव करता है, गोल गोल घूमते हुए आते हुए। आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक पार्ट पर वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स का एक तरह से एग्जाम्पल है। लेकिन जब वहीं हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर में हम लोग क्या कर देते हैं, एक धागे को बांधकर और बहुत ही तेज़ी से घुमाकर और बहुत ही दूर हमारे द्वारा फेंका जाता है, तो यह किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंटर की ओर जब भी कोई फोर्स एग्जर्ट होगा, जब भी कोई फोर्स लगेगा, अप्लाई किया जाएगा, तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और सेंटर से दूर, यानी कि सेंटर से दूर जब भी कोई फोर्स लगेगा, अप्लाई किया जाएगा या एग्जर्ट होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अंतर्गत, साइक्लोन सेपरेटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। देखिए, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कभी भी इसको अलग करके ना देखें, ना पढ़ें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो हमें यह बताना होता है कि किन किन पार्ट्स से मिलकर बना होता है, और उन पार्ट्स का ही फंक्शन होता है जिसको हम लोग वर्किंग के अंतर्गत बताते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं सिलेंडर के आकार का एक क्या है, हमारे पास कंटेनर है। और इसके साथ ही साथ इसका बेस कैसा है, कॉनिकल बेस है। कॉनिकल फ्लास्क आपने सुना होगा, तो कॉनिकल बेस है, सिलेंडर के आकार का है। और इसके साथ ही साथ हम सभी देखें तो डिफरेंट तरह के इनलेट्स है, यानी कोई चीज़ एंटर करने के लिए एक स्थान है, और आउटलेट है, यानी आउटलेट के लिए भी कोई एक स्थान है। तो सॉलिड और लिक्विड, या फिर हम लोग कहें सॉलिड या गैस, इन दोनों का जो सस्पेंशन होता है वो बेसिकली यहाँ इनलेट से एंटर करेगा। और आउटलेट, एक फ्लूइड आउटलेट है हमारा, एक सेंट्रल आउटलेट है और एक सॉलिड आउटलेट है। नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड आउटलेट, यानी सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ से क्या करेंगे, आउट करेंगे, उनका एक्सक्रीशन होगा, वो एक्सपेल आउट होंगे। और इसके साथ ही साथ फ्लूइड आउट, यानी कि फ्लूइड जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो फ्लूइड आउटलेट के माध्यम से निकलेंगे। और सेंट्रल आउटलेट आप सभी देख रहे हैं कि यह वो पार्ट है जहाँ से बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, फ्लूइड विभिन्न तरह के माइक्रोफाइन पार्टिकल्स के साथ आउट हो रहा है, एक्सपेल हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है या निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अब वर्किंग की। ये तो कंस्ट्रक्शन की बात हुई। वर्किंग की यदि हम लोग बात करें तो जब भी जो हमारे पास सस्पेंशन होता है, हम सभी जानते हैं कि सस्पेंशन की जब भी बात आती है तो वो या तो लिक्विड, या तो सॉलिड इन लिक्विड, या लिक्विड इन गैस, या यूँ कहें सॉलिड गैस मिक्स है, या लिक्विड सॉलिड मिक्स है। तो ये जब भी मिक्स होंगे, चाहे सॉलिड लिक्विड मिक्स हो, चाहे सॉलिड गैस मिक्स हो, तो सस्पेंशन जो उनके माध्यम से बनता है उसको यहाँ पर हमें सेपरेट आउट करना है बेसिकली। और हम सभी देखते हैं कि उसके लिए सबसे पहले हाई वेलोसिटी से इनलेट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड हम लोगों ने यहाँ ले लिया है। सॉलिड एंड गैस भी लिया जा सकता है सेपरेट करने के लिए बेसिकली यहाँ सस्पेंशन के द्वारा।
तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही मिक्स है। इसको यहाँ पर हम लोग इनलेट के माध्यम से ले जाते हैं और यहाँ हम लोगों ने टेंजेंशियल आउटलेट यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ से हमारा सस्पेंशन क्या करता है, पास ऑन करता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड वाला हम लोगों ने सस्पेंशन लिया, टेंजेंशियल आउटलेट से हमारा सस्पेंशन ये पास कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है और ये काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से दोस्तों मूव करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी है, लिक्विड पार्टिकल्स भी है। तो हमें फोर्स की एक प्रकार की वेलोसिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं ज़रूरत है, तभी तो ये मूव करेगा इनलेट अंदर की ओर। और जब ये हाई वेलोसिटी से अंदर की ओर मूव करेगा तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ये जैसे ही मूव करेगा तो अंदर एक प्रकार का हमें टर्बुलेंस, इसके साथ ही साथ साइक्लोन टाइप का, यानी कि चक्रवात टाइप का क्या एक साइकिल देखने को मिलेगा। और वो कुछ इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको एक तरीके का मिलेगा। और जैसे इसकी मूवमेंट तेज़ी से होती चली जाएगी, तेज़ हमारा सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड लिक्विड वो मूव करेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे इसमें पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई भी तो है। हम सभी जानते हैं कि जो साइक्लोन सेपरेटर है उसका जो प्रिंसिपल बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, उसमें जो पार्टिकल है उसका साइज और उसके साथ ही साथ डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल। तो जो भी पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा बहुत ही फास्टली, तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर हिट होगा। बेसिकली ये यहाँ पर हिट होंगे, ये कुछ इस तरीके से एकदम तेज़ी से मूव करेंगे। और जब ये मूव करेंगे, चूँकि ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो ये होगा क्या, ये फिर नीचे की ओर आ जाएंगे हमारे जो भी ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और जब ये सॉलिड पार्टिकल्स नीचे की ओर आएंगे तो चूँकि यहाँ पर सॉलिड आउटलेट दे रखा है, तो सॉलिड आउटलेट के माध्यम से हम सॉलिड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगे या सेपरेट आउट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, तो कुछ माइक्रोफाइन पार्टिकल्स ये अंदर ही अंदर क्या आ रहे होंगे, एक तरह से अंदर ही अंदर तैर रहे होंगे, या फिर यूँ कहें हवा में होंगे, या फिर यूँ कहें कि वो सॉलिड्स जो अलग हो गया और ऊपर हमारे जो फाइन और फ्लूइड पार्टिकल्स है वो फ्लूइड आउटलेट से, सेंट्रल आउटलेट से होते हुए फ्लूइड आउटलेट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं फ्लूइड आउटलेट में फ्लूइड के साथ कुछ माइक्रोफाइन पार्टिकल्स भी होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका क्या वर्किंग होता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत अगले क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन पूछा गया था क्या, व्हाट इज ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी डिफाइन करने के लिए कहा गया कि ऑर्गेनोलेप्टिक को डिफाइन करिए, आखिर क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनोलेप्टिक। इसके साथ ही साथ कलरिंग एजेंट के बारे में पूछा गया है कि फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें कलरिंग एजेंट क्या क्या यूज किए जाते हैं। यदि मैं बात करूं कि ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स या ऑर्गेनोलेप्टिक जो कि एक्सिपिएंट्स होते हैं, बेसिकली इसको हम लोग कहते क्या हैं, ये ऑर्गेनोलेप्टिक जो होता है इसमें 3 चीज़ें कंबाइंड होती हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। तो जब इन तीनों ही चीज़ का कम्बिनेशन होता है, इन तीनों ही चीज़ को जब हम एक साथ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये बेसिकली करेंगे क्या, तीनों के तीनों, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। अब कलर है तो वो एट्रैक्टिवनेस बना देगा, लोगों को अपनी ओर खींचेगा। फ्लेवरिंग एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा देगा। स्वीटनिंग एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब भी हम किसी ड्रग को लेंगे तो हमें वो लेने में काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि उसका टेस्ट कैसा है, मीठा, यानी पेशेंट की भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इससे हम लोग को निकल के आता है क्या कि ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स प्रमोट अपीयरेंस, पैलेटेबिलिटी, यानी एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, आसानी से उसको ले पाएंगे, और एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, वह है हमारा कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो कलरिंग एजेंट एक होता है नेचुरल, जो कि नेचुरल में भी एक मिनरल सोर्स हो गया, एक एनिमल सोर्स हो गया, एक प्लांट सोर्स हो गया। 3 जगह से ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल के अंतर्गत कलरिंग एजेंट्स, और इसके साथ ही साथ सिंथेटिक
कलर्स या सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेक डाइज, कोल तार डाइज, कैरामल, ये सारे क्या हैं, कलरिंग एजेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत मिनरल पहला आता है। मिनरल, इसके अंतर्गत आप सभी देखेंगे कि एक तरफ लिखा है टाइटेनियम ऑक्साइड और एक तरफ है फेरिक ऑक्साइड, दोनों ही क्या है, मिनरल्स हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड जब भी हम लोगों द्वारा सन स्क्रीन यूज किया जाता है, खासतौर से महिलाओं, गर्ल्स द्वारा, तो वो सन स्क्रीन में जो कलर प्रोवाइड करने का कार्य करता है, एज अ कलरिंग एजेंट जो कार्य करता है, वो टाइटेनियम ऑक्साइड करता है। ये ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम ही तो होता है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड हम लोग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, खासतौर से सन स्क्रीन जो क्रीम्स आते हैं उसमें हमें देखने को ये मिलता है, जो बॉडी पे हम अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं, ताकि जब भी हम लोग बाहर धूप में निकले तो हमें उस धूप से, यूवी रेडिएशन से हमारे स्किन को प्रोटेक्शन मिले, स्किन किसी प्रकार से डैमेज ना हो। अगला जो है वो है हमारा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड नाम से ही पता चल रहा है आयरन। तो हम लोग आयरन ओर्स जो होते हैं उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसका चूरा बनाते हैं, उसको पीसते हैं, तो उससे हमें मिलता क्या है, हम लोग देखते हैं कि ऑक्साइड में भी, आयरन के ऑक्साइड में भी, चाहे वो येलो आयरन का ऑक्साइड हो चाहे रेड आयरन का ऑक्साइड हो, दोनों ही बेसिकली कुछ ना कुछ तो देंगे। और क्या देंगे और किस चीज़ में ये हेल्प करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कलर कॉस्मेटिक्स, यानी जब भी कलर कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा या फिर जब भी कॉस्मेटिक्स में हमें कलर देना है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फेरिक ऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ इंडिगो है और एक तरफ है हमारा बीटा कैरोटीन। इंडिगो दोस्तों जो मतलब है और ये जो डेराइव होता है, ये ऑब्टेन्ड होता है, इंडिगो इन्फैक्टोरिया, उससे ये ऑब्टेन्ड होता है। और इसके साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर क्या है, स्ट्रेंथ होता है, वेवलेंथ होती है इसके कलर की। ये वायलेट से, ब्लू से लेके वायलेट कलर के बीच क्या देता है, डिफरेंट कलर देता है। और इसके साथ ही साथ इसका वेवलेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो हमें ब्लू से वायलेट कलर के बीच हम लोग को विभिन्न कलर देखने को मिलेंगे इसका वेवलेंथ होने के वजह से। इसके साथ ही साथ बीटा कैरोटीन आपको नाम से पता चल रहा है, कैरोटीन यानी कि कैरेट, यानी कि जहां भी विटामिन ए की बात होगी वहां पर एज अ कलरिंग एजेंट बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा। और ख़ास तौर से जो कैरेट होते हैं, स्पिनच यानी पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, उसमें ये कलरिंग एजेंट बीटा कैरोटीन आपको देखने को मिलेगा। और ये बीटा कैरोटीन करेगा क्या, ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होगा, जो हमारे स्किन पर डैमेज होगा, उन सबको ठीक करने का कार्य जो बेसिकली ये करेगा, यही करेगा। और इसके साथ ही साथ चूंकि ये कैरेट, स्पिनच, ये तमाम चीज़ें कंटेन कर रहा है, तो विटामिन ए भी इसके अंदर बीटा कैरोटीन में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल कलर्स की। एनिमल कलर्स की दोस्तों हम लोग बात करें तो एक तरफ है टायरिन ब्लू, यानी कि ये ब्लू कलर कहीं ना कहीं देगा। और इसके साथ ही साथ कॉकिनियल। टायरिन ब्लू यदि हम लोग बात करें तो स्नेल आपने देखा होगा, उसके माउथ में जो ग्लैंड होता है वो कुछ सिक्रीट करता है, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडेशन जब किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, टायरिन ब्लू कलर मिलता है। अगर हम लोग कॉकिनियल की बात करें तो ये हमें क्या देता है, रेड कलर देता है। कोकस कैक्टस से ये बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है और हमें क्या देगा, ब्रिलियंट रेड कलर इससे हमें देखने को मिलता है कॉकिनियल से। अब जो बात आती है वो है हमारा सिंथेटिक कलर। सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है। इसमें कोल तार डाइज, लैक डाइज, कैरामल देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैरामल की। कैरामल जो होता है वो बेसिकली बर्न्ट शुगर होता है। बर्न्ट मतलब कि ऐसा शुगर जिसको धीरे 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 क्या किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और नॉर्मली अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको बर्न किया जाता है। किसको, शुगर को, स्लोली। और जब भी हम लोग दोबारा रिफॉर्म्ड करते हैं, एक बार तो हम लोगों ने उसको बर्न किया तो इससे शुगर का डिकम्पोजिशन हो गया, लेकिन जब भी उसको दोबारा रिफॉर्म करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे
तो वो हमें क्या देगा, कलर देगा। इसके साथ ही साथ क्या देगा, फ्लेवर देगा। तो कैरामल कलर देगा। इसके साथ ही साथ कोल tar डाइज, आपको नाम से ही इसमें काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा कि कोल tar डाइज यानी कि कोल यानी कोयले से कोल tar डाइज जो कलर होगा, कलरिंग एजेंट जो होगा सिंथेटिक के अंतर्गत, वो प्राप्त होगा। और इसके साथ ही साथ कोल tar डाइज चाहे पेट्रोकेमिकल्स हो चाहे कोल हो, उससे तो ऑब्टेन्ड होगा ही होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यह कहाँ पाया जाएगा, हमारे मेडिकेटेड जो शैम्पू होते हैं जो कि कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, मेडिकामेंट कंटेन करते हैं, ऑइंटमेंट्स हो गए, सोप हो गए, वहाँ पर कोल tar डाइज आपको देखने को मिलेगा जब भी आपने यूज़ किया हो। तो अगला है वो हमारा लेक डाइज। लेक डाइज आपको लेक से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है लेक की। तो जब भी हमें लेक पिगमेंट चाहिए होगा, झील वाला पिगमेंट चाहिए होगा, तो हमें वो कैसे मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे कि मेटेलिक साल्ट में डाई को क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। यानी एक तरफ हम लोग मेटेलिक सॉल्ट लेंगे और डाई को क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेसिपिटेट करने का प्रयास करेंगे। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रेसिपिटेशन करने का प्रयास करेंगे और हमें लेक पिगमेंट देखने को मिलेगा। और बेसिकली लेक डाइज होते क्या हैं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, और वो भी किसके, ऑफ वाटर सॉल्यूबल कलर के, वही क्या होते हैं, हमारे लेक डाइज होते हैं। और इसमें चूंकि लेक आ रहा है, झील की बात हो रही है, तो वाटर सॉल्यूबल कलर, वाटर से भी आप याद रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वाटर सॉल्यूबल कलर जो होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली यहाँ पर लेक डाइज कहेंगे। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन। चलिए सेक्शन 3 के अंतर्गत 5 नंबर में पूछे गए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह क्वेश्चन था हमारा FBD यानी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इसके प्रिंसिपल के बारे में और इसके साथ ही साथ इसके वर्किंग के बारे में पूछा गया। तो हम यदि बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल बेस्ड किसके ऊपर है, फ्लूइडाइज्ड ऑफ फीड इनलेट, फीड मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल डाला है हमने उसको क्या करेगा, ये फ्लूइडाइज्ड करेगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसको वार्म करेगा, उसको गर्म करने का, उसमें हीट डालने का कार्य बेसिकली यहाँ पर किया जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड हो गया, फ्लूइडाइज्ड ऑफ फीड मटेरियल। अगला जो है वो है हमारा इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों ही आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमें फ्लूइडाइज्ड करना है, किसको, जो भी हमारे पास जो भी मटेरियल है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है या ग्रेन्यूल्स है, उसका हम लोग फ्लूइडाइजेशन करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊपर से हमारा क्या आएगा, एयर आएगा, और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है, हीटर पार्ट है, एयर हीटर। तो यहाँ से क्या हुआ, एयर ने एंटर किया, और फिर ये जो है हमारे ये सब क्या है, एयर को हीट करने वाले, यानी उसको गर्म करने के लिए, उसको हीट प्रोवाइड करने का कार्य एयर हीटर करेगा। इसके बाद देन ये जो हमारा एयर है वो आगे की ओर मूव करेगा, और मूव करने के बाद हम सभी देखेंगे ये कहाँ पहुँचेगा, हमारा वायर मैश बॉटम यानी परफोरेटेड बॉटम के पास। यानी यहाँ से ये क्या कर रहा है, एंटर करना है। यानी वायर मैश बॉटम कहाँ है, जहाँ से हमारा एयर क्या करेगा, ऊपर की ओर एंटर कर जाएगा। और ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, परफोरेटेड चैम्बर या वायर मैश बॉटम के ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ड्राइंग चैम्बर एंड कंटेनिंग फ्लूइडाइज्ड सॉलिड। यानी जो भी ग्रेन्यूल्स को हम लोग को फ्लूइडाइज करना है, उसको हीट करना है, गर्म करना है, तो हम लोग उस मटेरियल को यहाँ पर रखेंगे। इस फ्लूइडाइज्ड सॉलिड को हम लोग यहाँ ड्राइंग चैम्बर में रखेंगे, जहाँ ड्राई किया जाएगा उसको बेसिकली। तो यहाँ से एयर एंटर किया, और यहाँ हम लोग देखेंगे इस एयर की जो वेलोसिटी होगी, ये जो वार्म जो एयर आ रहा है, गर्म जो हीट वाला एयर आ रहा है, ये जो ग्रेन्यूल्स रखे हैं उसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा। और हम सभी देखते हैं कि यह मूव करेगा और ग्रेन्यूल्स को भी ये क्या करेगा, और जो भी पार्टिकल्स या पाउडर जो भी है उसको मूव करके ये ऊपर की ओर ले जाएगा। और ऊपर हमारे क्या लगे हुए हैं, फिल्टर बैग्स।
और ये इस प्रकार से इसकी वेलोसिटी होगी कि हम लोग देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक प्रकार से मूव करते रहेंगे। ये फिल्टर बैग्स में हम लोग देखेंगे इस तरीके से कंटिन्यू रैंडमाइजेशन इनका होता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक प्रकार से साइकिल में ये मूव करेंगे। इस प्रकार से वेलोसिटी होती है हमारे जो गर्म जो वायु है, हीटेड जो एयर है, वो मूव करेगा ग्रेन्यूल्स को लेकर। लेकिन इस स्थिति के दौरान आप देखेंगे कि फिल्टर बैग्स क्या रोल प्ले करेगा कि जो भी पार्टिकल्स है जिनका मूवमेंट हो रहा है हीटेड एयर के साथ ऊपर नीचे एक साइकिल के फॉर्म में, तो उस दौरान आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे या दो पार्टिकल्स ऐसे होंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगा रहे होंगे, यानी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेंगे। और इसके साथ ही साथ चूंकि एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाएंगे, एक दूसरे को खींचने का भी कार्य, यानी एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करने का कार्य भी ये कर सकते हैं या रिपेल करने का कार्य कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी इनके द्वारा बेसिकली लगाया जा सकता है। और इस प्रोसेस के दौरान जब ये एयर इस ग्रेन्यूल से होते हुए हमारे बेसल में जो भी ग्रेन्यूल से पाउडर रखे उसको लेते हुए जब ऊपर मूव करेगी और रैंडमाइजेशन ऊपर नीचे एक साइकिल के फॉर्म में मूवमेंट होगा, तो इस दौरान आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये संभावना है कि छोटे छोटे और फाइन पार्टिकल्स या पाउडर बच जाए जो कि काम के नहीं हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वो जो फाइन्स है, जो पार्टिकल्स हैं जो कि अनयूज हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो बेकार हैं, जो कि फ्लूइडाइजेशन के वक्त, ड्राइंग के वक्त क्या हो गए हैं, वो बन गए हैं, वो पैदा हो गए हैं, तो उनको ट्रैप करने का कार्य कौन करेगा? बेसिकली हमारा फिल्टर बैग्स ही करेगा। और इस फिल्टर बैग्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एयर के साथ बेसिकली एयर हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर मूव कर जाएगी। और इसके साथ ही साथ फिर हम लोग देखेंगे कि ऊपर क्या है, हमारा फैन है। फैन क्या करेगा, जो भी एयर फिल्टर बैग से आया उसको क्या करेगा, ये मूव करेगा, चारों ओर मूव करेगा, एक साइकिल क्रिएट करेगा और इसको कहाँ ये एग्जॉस्ट करेगा, कहाँ ले जाएगा बाहर, आउटलेट फॉर एयर। यहाँ पर एक चैम्बर दिया हुआ है, उसके माध्यम से ये जो भी एयर होगा उसको बाहर ले जाने का कार्य करेगा। फैन का क्या रोल है? फैन की यदि रोल की बात करें तो हम सभी जानते हैं फैन जो होता है, अब यहाँ से एयर ने एंटर किया, यहाँ उसके पास क्या नहीं था, हीट नहीं था, लेकिन यहाँ उसको हीट मिली। लेकिन जब ये यहाँ से निकल रहा है फैन से, तो कहीं ना कहीं जो एयर आया था, जो उसने हीट प्राप्त की थी, उतनी ही एयर तो निकालना यहाँ से भी ज़रूरी है, ताकि जो हमारा मशीन है, जो ड्रायर है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। यानी कि नॉर्मली कहें तो टेम्परेचर मेंटेनेंस का कार्य भी बेसिकली हमारे फैन द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया कि एक इनलेट पार्ट है जहाँ से एयर एंटर करेगा, एयर हीटर पार्ट है जो कि एंटर करने वाले एयर को हीट करेगा, वायर मैस बॉटम है जहाँ से हमारा एयर हीटर के बाद नीचे से क्या करता है, ऊपर की ओर मूव करता है, ड्राइंग चैम्बर एंड कंटेनिंग फ्लूइडाइज्ड सॉलिड। यहाँ पर हम लोग उस ग्रेन्यूल्स या उस पार्टिकल्स या सॉलिड्स को रखेंगे जिसका फ्लूइडाइजेशन करना है। उसके बाद फिल्टर बैग्स हैं जो कि हमारे पार्टिकल्स को ट्रैप करने का कार्य करते हैं, जो फाइन्स जो बन जाते हैं इस रैंडमाइजेशन के दौरान। और फैन नॉर्मली हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने का कार्य इसके अंतर्गत इस मशीन का करने का कार्य ये करता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा फार्मेसी एज अ करियर, और हम सभी जानते हैं कि फार्मेसी का बहुत ही बड़ा और व्यापक फील्ड है, विभिन्न तरह के उसके सेक्शंस है या यूं कहे विभिन्न एरियाज है जहां हम लोग को फार्मासिस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा क्या, एकेडमिक प्रैक्टिस या एकेडमिक फार्मासिस्ट या फार्मेसी हम लोग कहें। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पहले डी फार्मा करते हैं, फिर बी फार्मा करते हैं, फिर एम फार्मा करते हैं, आगे करना चाहें तो फार्म डी भी कर सकते हैं जिससे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं। तो हम लोग जब भी एकेडमिक पढ़ाई कर लेते हैं तो इससे हम लोग की संभावनाएं क्या हो जाती है, हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं किस करियर में, या तो हम लोग एक टीचर बन सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, हम लोग फार्माकोलॉजी के टीचर, फार्मास्यूटिक्स के टीचर, जिस भी सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है हम लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। टीचर बनने के साथ साथ अगर हम लोग पीएचडी कर लेते हैं तो, और इसके साथ ही साथ अगर हम लोग रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। और पीएचडी जैसे बड़ी डिग्री कर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो
अपकमिंग फार्मासिस्ट है उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ उनको साइंटिफिक जो भी प्रिंसिपल है, टेम्परामेंट है और ड्रग है, तमाम तरह की फार्मेसी से रिलेटेड हम लोग चीज़ें क्या कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। जब एक टीचर बन जाता है, एक फार्मासिस्ट एक प्रोफेसर बन जाता है, तो इसमें ये संभावना यह है करियर में कि क्या हो सकता है कि वह ऑर्गेनाइज करेगा एक सेमिनार जब वो फार्मासिस्ट बन जाएगा या प्रोफेसर बन जाएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट डी फार्म करने के बाद, फार्म डी करने के बाद बन जाएगा, तो रिसर्च कर सकता है, वो डेवलप करता है वो इस प्रकार से क्या, फार्मेसी प्रोफेशन को। वो पहले क्या करेगा, लर्न करेगा, जैसे डी फार्मा लर्न करेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देगा जैसे हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम होते, फिर ट्रेनिंग पे जाएगा तो वहाँ विभिन्न तरह के ड्रग्स के बारे में, मेडिकेशंस, काउंसलिंग, कैसे प्रिस्क्रिप्शन, वो एक प्रैक्टिकली वो लर्न करेगा वहाँ पर। तो इस तरीके से संभावनाएं हैं किसमें, एकेडमिक प्रैक्टिस में। और ये प्रीलिमिनरी पार्ट ऑफ प्रोफेशन है क्योंकि ये प्रारंभिक चरण है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इन हेल्थ प्रोग्राम्स। हेल्थ प्रोग्राम्स में बात करें तो हम सभी जानते हैं कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, बहुत सारे वो हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान योजना बहुत बड़ी और व्यापक योजना है, तो कहीं ना कहीं अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ प्रोग्राम है तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड जो भी सिस्टम है उसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हेल्थ एम्प्लॉयज़ वो चाहिए, तो उसमें डॉक्टर आते हैं, फिजिशियंस हमारे आते ही हैं, तो कहीं ना कहीं नर्सेज आती हैं, तो फार्मासिस्ट का भी तो रोल होता है। ख़ासतौर से जो फार्म डी के बाद जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो कि ड्रग पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन वो असिस्ट कैसे करते हैं, जब वो फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे तो वो क्या करेंगे, हेल्थ मिशन में अपना रोल प्ले करेंगे। पर्टिकुलरली वो देखते रहेंगे कि हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशंस दी जा रही हैं, जो भी एक पेशेंट के पास पहुंचनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उसका जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, आयुष्मान योजना के तहत जो टारगेट रखा है, वो हेल्थ मिशन के अंतर्गत उस पेशेंट को लाभ मिल रहा है नहीं, उसको कंप्लीट करने के लिए वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। हेल्थ एज ए हेल्थ कंसल्टेंट हम लोग जानते हैं, अगर इसमें कई बार यह भी राइट होता है, एथिक्स एंड लॉ जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत कि एक फार्मासिस्ट कई ड्रग को लिख भी सकता है, वो काउंसलिंग करता है। हेल्थ कंसल्टेंट का क्या मतलब है, कंसल्ट करेगा या दूसरे को परामर्श देगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की परामर्श देना होगा, हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का परामर्श देना होगा तो वो क्या करेगा, परामर्श देने का भी कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करें तो डॉक्टर को असिस्ट करेगा क्योंकि वो फार्मासिस्ट है और दवाई से रिलेटेड सारी नॉलेज उसके पास है। और हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज के समय में जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है पर पेशेंट वो काफ़ी कम है। बहुत सारे पेशेंट पे एक डॉक्टर है जो कि एक आंकड़े के अनुसार वो कम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डॉक्टर को असिस्ट करके। उसको भी दवाइयों की नॉलेज होती है क्योंकि एक डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को देखना और उसके साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग दवाई लिखना, लेकिन उस दवाई को देने का, उसको काउंसलिंग करने का कार्य कौन करेगा, एक पेशेंट का, वो हमारा फार्मासिस्ट ही करेगा और इस प्रकार से डॉक्टर को वो असिस्ट करेगा। तो बात करते हैं किसकी, हॉस्पिटल फार्मेसी की। हॉस्पिटल फार्मेसी की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे, कौन से फंक्शन, चेक एंड मॉनिटर मेडिसिन स्टॉक्स, यानी कि हॉस्पिटल में जो भी मेडिसिन हैं वो प्रॉपर अवेलेबल हैं या नहीं है, कितना मेडिसिन आया, कितना मेडिसिन गया, वो तमाम तरह के स्टॉक को मैनेज करने का कार्य एक स्टोर के माध्यम से कौन करेगा, हमारा ये हॉस्पिटल फार्मेसी में जो हमारे फार्मासिस्ट जाएंगे वो करेंगे। वो अपने अंतर्गत असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन उसके अंतर्गत साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन से ये मैनेज करेंगे। इसके साथ ही साथ वो चेक करेगा कंपैटिबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस, यानी जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ दी जा रही है पेशेंट को, वो उसके बीमारी के अकॉर्डिंग जो दी गई क्या उसको वो सूट कर रही है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई क्या इसकी संख्या बहुत व्यापक तो नहीं है, बार बार पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती तो नहीं हो रही, ये तमाम चीज़ें क्या करेगा, वो चेक करेगा। टीम जो है वो है हमारा क्या, कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी की यदि हम लोग बात करें तो यह है हमारा बहुत ही कॉमन, जैसे कि
अपने आसपास आपने स्टोर खुला हुआ देखा होगा, तो वो किसका एग्जाम्पल है? कम्युनिटी फार्मेसी का ही एग्जाम्पल है, जो फार्मेसी की दवाइयों की दुकान आप देखते हैं। तो ये करते क्या है? बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक लिंक के रूप में ये कार्य करते हैं। जब भी कोई पेशेंट ड्रग की पर्ची लेकर आता है तो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर कब उस दवाई को खाना है, कितना लेना है, और इसके साथ ही साथ और अन्य जो सलाहें हैं जो मेडिकेशन से रिलेटेड, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को सुधार सकता है, वो काउंसलिंग करने का भी कार्य एक पेशेंट का इसके माध्यम से कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फार्मेसी के माध्यम से किया जाता है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। बात करते हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन था राइट प्रिंसिपल वर्किंग, और इसके साथ ही साथ डायग्राम, नीट डायग्राम, क्लीन अच्छा डायग्राम बनाइए ऑन बॉल मिल। हम सभी जानते हैं कि जो बॉल मिल है वो बेसिकली साइज रिडक्शन पे बेसिकली बेस है, और उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? इसकी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल जो है हम सभी जानते हैं कि साइज रिडक्शन की जब भी बात आएगी तो उसमें शेयरिंग, इम्पैक्ट, एट्रीशन, ये तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर आएंगी, और इन्हीं प्रिंसिपल के बेस पे बेसिकली साइज रिडक्शन किया जाता है। साइज रिडक्शन के अंतर्गत हम सभी पाते हैं कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है? इम्पैक्ट और अट्रीशन दोनों ही। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट का मतलब क्या है। इम्पैक्ट का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ स्टेशनरी अवस्था में रखी हुई है और कोई भी तेज़ी से मूव करता हुआ कोई वस्तु आ रहा है, और उस स्टेशनरी में रखी हुई वस्तु जो पार्टिकल है उसके ऊपर वह हिट कर रहा है दूर से आते हुए, तो वह इम्पैक्ट है। यानी इम्पैक्ट क्या हुआ कि कोई ये स्टेशनरी पार्टिकल है और उधर से दूर से कोई तेज़ वेलोसिटी के साथ आते हुए इस पार्टिकल को हिट कर रहा है और उसके साइज को छोटा छोटा या रेड्यूस कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। अट्रीशन क्या होता है? अट्रीशन का मतलब है कि दो सरफेसेज है जो अपोजिट दिशा में मूव कर रही हैं, और उसके बीच में जो पार्टिकल है उसका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है साइज। उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसके साइज को रिड्यूस किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। तो ये क्या होता है? अट्रीशन। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो पूछा गया इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। कंस्ट्रक्शन क्या यदि हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनलेट है। कभी भी कोई भी हमें अगर प्रोडक्ट कोई भी सब्सटेंस डालना है तो इनलेट होगा ही होगा, इनलेट के थ्रू आता है। और इसके साथ ही साथ ये एक हमारा सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर है, और ये मेटेलिक फ्रेम है हमारा बेसिकली, और ये सिलेंडर अलग अलग धातुओं का भी हो सकता है। ये मेटेलिक फ्रेम है जिससे हमारा ये सिलेंडर अटैच है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये बॉल्स हैं बड़े बड़े जो बिंदु बिंदु टाइप के अंदर उसके अंदर जो बने हुए हैं, और ये स्टील के बॉल्स हैं 2 से 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि ये बिंदी बिंदी से जो बड़े बड़े पॉइंट से बना रखे हैं वो क्या है? हमारे सब्सटेंसेस हैं जिसका भी साइज हमें रिड्यूस करना है, या मटेरियल्स हम लोग कह सकते हैं। और ये हैवी बेस है जिसके ऊपर ये हमारा पूरा बॉल मिल टिका हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं किसके? इसके वर्किंग की। वर्किंग की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें जो भी पार्टिकल है, जो भी हमारे पास पाउडर है, उसका फाइन पाउडर अगर हमें बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें यह ज़रूरत होगी किस चीज़ की? इनलेट की। जो इनलेट है इसमें, अब इस इनलेट के थ्रू पार्टिकल को डाला जाता है, सब्सटेंस को डाला जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो स्टील के बॉल्स हैं उनको भी डाला जाता है, और 30 से 50% जो है टोटल वॉल्यूम जो है इस सिलेंडर के मिल का कह लें या सिलेंडर का, वो कितना होना चाहिए? 30 to 50% हमारा केवल स्टील बॉल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्सिंग करते हुए और साइज भी रिड्यूस करना है। तो हम सभी देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक साइन दे रखा है, ये मूविंग का साइन है कि जैसे ही ये मेटेलिक सिलेंडर के अंदर सब्सटेंसेस और बॉल आएँ वो दोनों क्या करेंगे? आपस में
मूव करना स्टार्ट करेंगे, बॉल और सब्सटेंसेस, और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और उस फोर्स के अंतर्गत ही इम्पैक्ट और अट्रीशन जो प्रिंसिपल था हमारे बॉल मिल का वो अप्लाई होगा। और इम्पैक्ट और अट्रीशन के अप्लाई होने पर होगा क्या दरअसल, तो सबसे पहले हम लोग 3 कंडीशंस बेसिकली यहाँ देख लेते हैं। हाई लो स्पीड में क्या होगा, हाई स्पीड में क्या होगा, और करेक्ट स्पीड में क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये सिलेंडर एक तो लो स्पीड में मूव करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हम यदि देखें तो लो स्पीड में अगर इसका मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स यानी सब्सटेंसेस और इसके साथ ही साथ स्टील के बॉल जो है मूव अगर करते हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर यदि हम लोग कहें तो साइज रिड्यूस होगा। लेकिन वहीं हाई स्पीड की बात करें, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंटर से दूर जो फोर्स लगता है इस सरफेस के, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, वॉल के चारों ओर जाके क्या डेंसिटी के वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से जाके वहाँ बाउंड हो गए हैं, चिपक गए हैं एक तरीके से हाई स्पीड की वजह से, और डायरेक्टली ये मूव हो रहा है। ऐसा हमारे इस सिलेंडर में हो रहा है। और वहीं यदि हम लोग बात करें करेक्ट स्पीड की, यानी स्पीड जो है सिलेंडर का या बॉल मिल का वो ना ही वो स्पीड ज़्यादा ना ही वो स्पीड कम, तो इससे होगा क्या कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से, एक बार तो हमारा जो ये सब्सटेंस है और इसके साथ ही साथ जो बॉल है उसमें से हाई डेंसिटी किसकी है, बॉल की, तो मूव करेगा हमारा बॉल, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ऊपर की ओर चला गया था, तो अब ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और ये नीचे आने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर खाली जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस थे और कुछ हमारे बॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा सब्सटेंसेस हमारे नीचे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये ऊपर थे हमारे बॉल्स, तो अब ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये नीचे आएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही धीमा होना स्टार्ट होगा, या यूँ कहें कि इसमें ना ज़्यादा हम लोग स्पीड तेज़ कर रहे हैं ना ही धीमा, तो बॉल्स भी क्या करेंगे, नीचे आकर सेटल डाउन होना स्टार्ट होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो भी हमारे यहाँ पर सब्सटेंस है, पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। हम सभी देखें तो अट्रीशन हम लोगों ने देखा था कि एक तरफ यहाँ भी बॉल है और यहाँ भी बॉल है, इन दोनों के बीच में ही क्या है, सब्सटेंसेस है, तो वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इम्पैक्ट का मतलब आप लोगों ने देखा था कि स्टेशनरी कंडीशन में कोई वस्तु है और इधर से दूर से तेज़ी से आते हुए इसको कोई हिट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैक्ट कहेंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर जो कंडीशन मानी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा साइज का रिडक्शन होता है बॉल मिल के माध्यम से, वो करेक्ट स्पीड के माध्यम से होता है। और यदि हम लोग बात करें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो चूँकि ये सिलेंडर है और सिलेंडर भी अलग अलग शेप, अलग अलग साइज और लार्ज स्केल पर यदि हम लोग फाइन पाउडर प्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं, तो लार्ज स्केल पर भी ये पॉसिबल है। और चूँकि ये क्लोज है, बंद है और इसका मूवमेंट रैपिडली हो रहा है, तो इसके माध्यम से हम देखें तो अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी है तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी अगर रिडक्शन वगैरह करना है साइज, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो इसके डिसएडवांटेज की, तो ये चूँकि एक मशीन है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी होगी कि ये नॉइसी इन नेचर हो, और चांसेस भी यह है कि यदि तेज़ी से मूव करे तो सिलेंडर के कुछ पार्टिकल्स, या यूँ कहें सिलेंडर पे यदि हिट करते हैं बॉल्स, और इसके साथ ही साथ और ये जो हमारे बॉल्स हैं स्टील के, वे भी चांसेस है कि उनके कुछ कुछ पार्टिकल्स इम्पैक्ट और अट्रीशन की वजह से सब्सटेंसेस के साथ मिल जाए और हमारे प्रोडक्ट को, फाइन पाउडर को ख़राब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो स्टिकी मटेरियल्स हैं उनके लिए ये बेसिकली अच्छा नहीं है। तो यह तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की।